हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज का फ्री बैच कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमारी 13 क्लासेस हो चुकी है और हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस ये दोनों यूनिट कंप्लीट कर ली है। हमारी थर्ड यूनिट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सिर्फ हमारे 2 टॉपिक रह रहे हैं। एक है मैथमेटिकल मॉडलिंग और अदर टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपने मॉडल वर्ड जरूर सुना होगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब आपके टीचर्स आपको बोलते थे कि आपको सोलर एनर्जी पर एक मॉडल बना के लेके आना है ना। या फिर आपको जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके ऊपर एक मॉडल बना के लेके आना है। जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम होता है उसके ऊपर आपको एक मॉडल बना के लेके आना है। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के मॉडल बनाने को दिए जाते थे। तो मॉडल वर्ड को आपको वहीं से रिलेट करना है, तब आप अच्छे समझ पाएंगे। आप मॉडल में क्या करते थे, सेम चीज को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। क्या करते थे आप, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन किस रूप में करते थे, एक छोटे रूप में करते थे, है ना। जैसे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बोला जाता था कि आपको इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते थे, एक छोटा कांच का बॉक्स लेते थे, उसमें बहुत सारे ग्रीनरीज, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते थे। उसके थ्रू आप क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के पूरे प्रभाव को कि ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है, ठीक है ना। तो मॉडल क्या होता है, एक मिनिएचर होता है, एक छोटा रूप होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, है ना। अब देखते हैं हम कि मॉडल का मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है मॉडल का। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए मॉडल इज टू रिप्रेजेंट समथिंग। क्या करते हैं, मॉडल के थ्रू किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दस मॉडलिंग इज ए प्रोसेस और ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मॉडलिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है और एक क्या होता है, वे होता है किसका, रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसकी ये हो गई हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका हमारा कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होता है मॉडल वर्ड का। ए पैटर्न ऑफ समथिंग टू बी मेड, मतलब किसी भी चीज को हम किसके थ्रू बनाते हैं, एक पैटर्न के थ्रू बनाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रोजेक्ट को भी ऐड कर देंगे या व्हीकल्स के प्रोजेक्ट को भी ऐड कर देंगे, है ना। उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। उनका वहां पर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, है ना। एन एग्जाम्पल फॉर इमिटेशन, क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है किसका, इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग होता है नकल, यानी कि जो चीज आपने रियल में देखी है आप उसकी एक नकल बना रहे हैं, ठीक है ना। ए रिप्रेजेंटेशन यूज टू विजुअलाइज समथिंग, क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, यूज टू विजुअलाइज समथिंग, मतलब उसी चीज को क्या करवाता है, हमसे विजुअलाइज करवाता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि हाँ ये रिप्रेजेंटेशन इस चीज को इस तरीके से क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब हम एक बहुत बड़ी चीज को एक छोटे स्तर पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे को विजुअलाइज करा सकते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे बहुत सारे मिशन होते हैं, मंगल मिशन हो गया, चंद्रयान मिशन हो गया, तो क्या सबसे पहले आप एकदम से पूरा हमारा मॉडल या फिर हमारी जो होती है मिसाइल वो बन जाती है, नहीं ना। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसको एक छोटा मॉडल बनाया जाता है ना। तो क्या हुआ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गई, और हम क्या कर सकते हैं, जब हमने कोई मिसाइल है उसको एक छोटा सा हमने क्या किया, एक मॉडल बना लिया, तो दूसरे को समझ में आएगा कि हाँ ये फंक्शन, हम दूसरे को बताएंगे कि ये फंक्शन इसमें इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से वर्क कर सकता है, ये इतनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, है ना। तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम जब किसी चीज़ को मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रियल वर्ल्ड को बच्चों के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारा ऐड किया गया है DSSB TGT मैथमेटिक्स के सिलेबस में। ए मॉडल इज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। ये क्या होता है, मिनिएचर, यानी कि छोटा होता है, छोटा मॉडल होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, है ना। कि कोई बहुत बड़ी चीज है, अब जैसे हमें मंगल मिशन के लिए मिसाइल बनानी है, तो क्या इतनी बड़ी मिसाइल को एकदम बना देंगे, अग्नि 3 मिसाइल है, क्या उसको एकदम से बना देंगे, नहीं। पहले उसका छोटा सा मॉडल बनाया जाएगा, उसके सारे फंक्शनिंग चेक की जाएगी, उसकी स्पीड चेक की जाएगी, उसका टाइमिंग चेक किया जाएगा,
उसके बेस पर अगर वो अच्छे से वर्क करती है, अगर वो छोटा मॉडल हमारा अच्छे से वर्क करता है तब उसका एक बड़ा मॉडल बना लिया जाता है, और अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करता तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें जो कमी है उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं, और उसके बाद फिर बड़ा बनाया जाता है। इससे क्या होता है, हम रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं अपने जो हमारी मन की बातें हैं, या फिर हमें जो भी बात है उसको क्या कर पाते हैं, रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं दूसरे के सामने, है ना, फंक्शनिंग भी दिखा पा रहे हैं, दूसरा हमारी बातों को समझ भी पा रहा है, एंड थर्ड चीज हमारी कॉस्ट भी बहुत कम आती है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे, अब देखते हैं कि मैथमेटिकल ये मॉडल वर्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग में किस तरीके से हमारा जुड़ा हुआ है। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या करती है, जो रियल ऑब्जेक्ट्स होती है उनको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, एंड फिनोमिना इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। और किस लैंग्वेज में करती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है वो क्या करती है, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। इसी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या आपको कोई डाउट है, नहीं ना। या फिर अब बोलते हैं कि हमारे कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। एक होता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन, ये भी हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, एल्गोरिथम, फॉर्मूले और थ्योरम्स। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे वे इक्वेशन जिसमें हमारा एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी कैसी इक्वेशन हो गई, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके दो रूट्स होते हैं, है ना। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन की टर्म जरूर ऐड होती है, यानी कि डी डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स, ये सब क्या होता है, जरूर इंक्लूड होता है। जैसे मैं आपके सामने एक लिखती हूँ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी वाई डी एक्स प्लस के 7 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, डी वाई डी एक्स, जिसमें भी हमारा डी वाई डी एक्स इंक्लूड होता है, उन सब इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कोई इक्वेशन है हमारी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू सी, ये किस तरह की इक्वेशन हो गई हमारी, एक इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, और हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है ना। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है जैसे मुझे ये सोल्व करना है, तो इसे सोल्व करने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप यूज करूंगी, यानी कि फ्लो चार्ट, है ना। पहले इसका इक्वल टू 0, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, और अगर कोई वैल्यू हमारी अपोन में होती है तो उससे पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हम स्टेप वाइज वर्क करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट है फॉर्मूले, जैसे कि मैं लिख देती हूँ x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया, हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे, मैंने कहा आपको एग्जाम्पल बता दिया। जैसे थ्योरम है हमारी, थ्योरम क्या होती है कि ऐसा मैथ में स्टेटमेंट जो प्रूव होता है, क्या होता है, जिसको हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, और जो क्या होता है हमेशा ट्रू होता है। जैसे मैं एक थ्योरम लिखती हूँ कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय इट्स रूट्स, यानी कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो हमेशा किससे सेटिस्फाई हो जाती है, अपने रूट से सेटिस्फाई हो जाती है। ये हमारी क्या हो गई, एक थ्योरम हो गई। बहुत सारी थ्योरम हमने किए हुए, थ्योरम की तो हमने 200 थ्योरम की एक सीरीज पूरी कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल के होम पेज पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है गाइज हमारा फैक्टर्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो एक फैक्टर होता है एक्यूरेसी, कि जो हमने मॉडल बनाया है वो मॉडल एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर जो आउटपुट दे रहा है वो एक्यूरेट आउटपुट के क्लोज है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दे रहा लेकिन एक्यूरेट के पास में। जैसे 5.9 और 6, तो 5.9 को आप 6 कंसिडर कर सकते हैं,
तो इस तरह से कि वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो मॉडल में कुछ कमी है, हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। इज द मॉडल एबल टू डिफाइन द स्कोप ऑफ चूजन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि जो हमने मॉडल लिया है क्या वो मॉडल क्या कर सकता है, चूज कर सकता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, कि हमने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ली है या फिर हमारा जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डिफाइन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो हमारा उसका स्कोप क्या होना चाहिए कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अच्छे से क्या कर पाए, टैकल कर पाए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। इज द मॉडल स्टेबल, क्या हमारा मॉडल स्टेबल है। अगर हमारा मॉडल स्टेबल है तो उसमें अच्छे से एक्यूरेसी भी होगी, है ना, कंसिस्टेंसी भी होगी। लेकिन अगर मॉडल स्टेबल नहीं है तो उसमें ना तो एक्यूरेसी होती और ना ही कंसिस्टेंसी होती। ठीक है ना, हमें चेक करना होता है कोई मॉडल बनाने के बाद कि मॉडल स्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इज द रिजल्ट हैज कंसिस्टेंट रिजल्ट और नोट। कंसिस्टेंट रिजल्ट और नोट का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट का मीनिंग होता है कि हर बार सेम रिजल्ट देना। जैसे मेरे पास क्या है कि मैंने जैसे पंखा होता है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो वो चलता है ना, हर बार चलता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पंखा नहीं चल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लास्ट बार हमने चलाया, कभी पंखा तेज चल रहा है कभी धीरे चल रहा है, और कभी तेज कभी धीरे। इसी तरह जैसे हम गाड़ी होती है, जैसे हम गाड़ी को चला रहे हैं, कभी गाड़ी को हम अच्छे से, गाड़ी बिल्कुल फ्लो में चल रही है, लेकिन कभी क्या हो रहा है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है ना। तो उस टाइम क्या होगा कि हर बार सेम रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, तो हम कहेंगे कि जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। इज द मॉडल टू सिंपल और इट इज टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो मॉडल है क्या वो बहुत ज़्यादा सिंपल है या बहुत ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स है। इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर इन्वॉल्व, मतलब जो हमने पैरामीटर इन्वॉल्व किए हैं, क्या सिर्फ अगर आप एक पैरामीटर इन्वॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और जब आप पाँच छः से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं तब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए आपको जब भी कोई इक्वेशन होती है तो मोस्टली 2 या 3 पैरामीटर यूज़ करने चाहिए, तब इक्वेशन ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और ना ही जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती। समझ में आया। आर दे सफिशिएंट इनफ टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल नेचर, क्या वो मतलब जो एक्चुअल नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या फिर जो हमारा मॉडल है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा सिंपल है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। ये भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी क्या करना होता है, चेक करना होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि क्या क्या मॉडल हो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के, तो आपको बताना एक्यूरेसी भी होती है, स्कोप भी होता है, स्टेबिलिटी भी होती है, कंसिस्टेंसी भी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। ये सारे हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी ये वर्ड आपने सुना होगा, जब कोरोना काल था तब डेली न्यूज़पेपर में आता था एपिडेमिक, है ना, कि बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा एक बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल गई है। तो तब उसमें क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में किस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें चेक किया जाता था कि आज हमारे 10% केस बढ़े, कल 12% केस बढ़े, फिर उसके बाद 15% केस बढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसे पीपीई किट प्रोवाइड कराई जा रही थी, है ना, दवाइयाँ भिजवाई जा रही थी, है ना। तो अगर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आज यहाँ पर 10% लोग बीमार हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पर 10% हमें क्या है, 10% सुविधाएं देनी है, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह 10% है लोग बीमार और एक जगह 50% है। हमने क्या किया, हमें पता ही नहीं कि कितने लोग बीमार हैं, हमने दोनों जगह आधे आधे दे दिए डॉक्टर्स, तो वो सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 10% है वहाँ पे कम डॉक्टर्स की नीड है और जहाँ पे 50% है वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स की नीड है। तो इस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग का एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, यूज होता है। बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, है ना, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है। व्हीकुलर्स ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक लाइट में भी, ट्रैफिक्स में भी क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक्स, तो ये तो पता ही है आपको, इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स का भरपूर यूज़ होता है, और वो क्या किसके थ्रू होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है। देखो गाइज, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनको पता होगा की हुई है जिन्होंने, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
जो करते हैं उनको भी पता है कि जो लोग बीटेक करते हैं उनके लगभग 2 सेमेस्टर में मैथ जरूर होता है। और उस मैथ का क्या यूज़ होता है कि वो जो आगे एप्लीकेशंस करेंगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे या मैकेनिकल में या सिविल में जिस तरह भी जाएंगे, तो वो किस तरीके से अच्छे से अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे। और अगर वो अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे तो उनको उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स की नीड जरूर होगी। इसलिए उनके जो हमारा इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी 2 सेमेस्टर में मैथ्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना। तो आपने देख लिया मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक बार देख लेते हैं कि हमारा मॉडल क्या होता है। मॉडल क्या होता है? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, लेकिन एक छोटे से लेवल पर रिप्रेजेंट करना। और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है कि जब हम किसी के बिहेवियर को, किसी चीज़ के बिहेवियर को मैथ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसे बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल मॉडल। और मैथमेटिकल मॉडल में आप किस किस को रख सकते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन एक मैथमेटिकल मॉडल हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, एल्गोरिथम्स हो गए, फॉर्मूलेज हो गए, थ्योरम्स हो गए। ये सब हमारे क्या हो गए? मैथमेटिकल मॉडलिंग के पार्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स क्या होते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के? एक्यूरेसी हो गई, स्कोप हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। भाई बीमारी में, एपिडेमियोलॉजी में यूज हो जाएगा, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट में यूज हो जाएगा, व्हीकुलर ट्रैफिक में यूज हो जाएगा, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज में यूज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में यूज हो जाएगा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यूज हो जाएगा, इंजीनियरिंग में यूज हो जाएगा और साथ के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या हो जाएगा? इसका यूज हो जाएगा। अब गाइस देखो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछेगा, जो है प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना है। प्रोसेस मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरीके से वर्क करती है तो देखना है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं, लेकिन किस रूप में? एक छोटे रूप में बनाते हैं। उसमें सारे फंक्शन एक बड़े जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसके होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं। और वो एक्चुअल सिस्टम कैसा होता है? एक मिनिएचर होता है, यानी कि छोटा होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? डिफाइन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। उसमें जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी उन सबको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी किस तरीके से वर्क करती है। और मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कि कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स है और कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और पैरामीटर्स होते हैं हमारे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। फिर क्या करेंगे, जब हम एक एक्चुअल सिस्टम बना लेंगे, अपने वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्वेशन को। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट इक्वेशन का मीनिंग है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप देखेंगे, डज इक्वेशन सेटिस्फाई द एक्चुअल मॉडल, कि जब हमने ये इक्वेशन बनाई, इसमें हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया, पैरामीटर्स को डिफाइन किया, क्या ये जो एक एक्चुअल सिस्टम है, एक्चुअल में मॉडल है, उसको सेटिस्फाई करता है? मतलब उसमें वो सारी चीजें हैं या सारे गुण हैं जो हम एक बड़े मॉडल में चाहिए थे, वो है? अगर वो रखता है गुण, तो तब आप कंप्यूट मॉडल आउटपुट, तब आप क्या चेक करेंगे? उस मॉडल का क्या करेंगे? आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद डज इट प्रिडिक्ट ओरिजिनल सिस्टम, कि अगर ये बताता है कि जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल हमारा जो रियल सिस्टम है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, उसके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से बता पा रहा है, तब हम क्या करेंगे? वैलिडेटेड कर देंगे मैथमेटिकल मॉडल को, कि ये जो हमारा मॉडल है वो एक मैथमेटिकल मॉडल है और इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अगर हम इस मैथमेटिकल मॉडल को एक बड़े स्तर पर बनाएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंट रिजल्ट रखेगी, स्कोपिंग होगी, उसमें हमारा स्टेबिलिटी भी होगी और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी और उसके रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। लेकिन गाइस देखिए, अगर आपने जैसे यहाँ पे डज इक्वेशन द सेटिस्फाई द एक्चुअल मॉडल, अगर ये एक्चुअल मॉडल को सेटिस्फाई नहीं करती, तब आप उस केस में क्या करेंगे? अपना जो हमारा सेकंड स्टेप है इसके पास जाएंगे और क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स और पैरामीटर को दोबारा से। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वो वेरिएबल्स और पैरामीटर हमारे गलत थे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से चेक करेंगे, इसी स्टेप से फिर वापस जाएंगे और इसी स्टेप में चेंज करेंगे और फिर दोबारा से हमारी यही प्रोसेस होगी। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था? अपने मॉडल के हम आउटपुट को चेक कर रहे थे और आउटपुट को चेक करने के बाद डज इट प्रिडिक्ट ओरिजिनल सिस्टम,
अगर यहाँ पे जब ओरिजिनल सिस्टम को प्रिडिक्ट किया था तब हमने वैलिडेट कर दिया था कि हमारा मैथमेटिकल मॉडल बिल्कुल ठीक है और हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये प्रिडिक्ट नहीं करते ओरिजिनल सिस्टम को, तब हम क्या किस पे जाएंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, हम किस में करेक्शन करेंगे, हमने जो कंस्ट्रक्ट की थी ना इक्वेशन उसमें करेक्शन करेंगे। अब देखो बात समझो ध्यान से, जब हम फोर्थ स्टेप से जाते हैं, जब हमारा फोर्थ स्टेप रॉन्ग हो जाता है तब हम जाते हैं सेकंड स्टेप पर, और जब हमारा फिफ्थ स्टेप जो हमारा कंप्यूट मॉडल आउटपुट वाले स्टेप से जब हम प्रिडिक्ट ओरिजिनल सिस्टम वाले स्टेप पे जाते हैं और हमारा प्रिडिक्ट ओरिजिनल सिस्टम वाला स्टेप गलत हो जाता है, तब हम जाते हैं थर्ड स्टेप पर। किस पे जाते हैं, थर्ड स्टेप पर। ठीक है, तो आपको ये देखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको देखो। पर्पज ऑफ मॉडलिंग, एक्चुअल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ये मॉडल बना क्यों रहे हैं, इसका क्या पर्पज है। रिक्वायरमेंट फॉर मॉडलिंग, कि इस मॉडल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम इस पे अपना टाइम का यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम इस पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, और इसे बनाने की क्या नीड है। फिर उसके बाद हाउ शुड वी लुक एट दिस मॉडल, मतलब हमें ये मॉडल कैसा दिखना चाहिए, हमें ये मॉडल किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या बहुत सिंपल होना चाहिए। तो ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स ना बहुत सिंपल, कैसे होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। व्हाट आर द गिवन एंड एज्यूम्ड पैरामीटर, मतलब जो जो हमने पैरामीटर्स क्या हैं एज्यूम किए हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ पे सोचेंगे कि भाई ये हमारे पैरामीटर्स हैं। क्योंकि जब हम पैरामीटर्स और वेरिएबल्स लेते हैं वो हम अपने पास से लेते हैं, तभी तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, फिर हमें दोबारा से करेक्शन करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ा था इस स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा डज इट इंक्लूड ऑल द डिपेंडेंट पैरामीटर, कि इसमें सारे के सारे डिपेंडेंट पैरामीटर इंक्लूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनको इंक्लूड करेंगे। इज नॉट सिंप्लीफाइड मॉडल मिसलीडिंग द एक्चुअल बिहेवियर, कि अगर हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, तो वो क्या कर देगा, मिसलीड कर देगा। किसको कर देगा, एक्चुअल बिहेव को। और एक्चुअल बिहेव किसके, जो हम अपना एक्चुअल सिस्टम या अपना जो मॉडल बना रहे हैं उसके एक्चुअल बिहेव को क्या कर देगा, मिसलीड कर देगा। यानी कि उसमें क्या हो सकती है, कुछ गलतियाँ मिल सकती है। हमें फिर दोबारा से अपने मॉडल को चेक करना है और उसमें करेक्शन करना है। फिर सेवन जो हमारा मैंने स्टेप लिखा है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हमें क्या है, इम्प्रूवमेंट की नीड है। जब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, हमें अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि रिजल्ट हमारा वेरीफाई है या नहीं है। वैलिडेशन ऑफ मॉडल, कि भाई वैलिड है अगर मॉडल तो वैलिडेट मॉडल कर देंगे, और अगर वैलिड नहीं है मॉडल तो हमने जो कंस्ट्रक्ट की थी इक्वेशन उसमें जो हमारी कुछ स्टेप हैं, कुछ जो कमी है, उन कमी को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। गाइस जो इसके फैक्टर्स हैं, एप्लीकेशंस है और प्रोसेस है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल मॉडलिंग की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है मॉडलिंग साइकिल, कि मॉडलिंग साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। तो मॉडलिंग साइकिल में क्या करते हैं हम, रियल वर्ल्ड, जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कंसेप्चुअल वर्ल्ड में। किसमें करते हैं, कंसेप्चुअल वर्ल्ड। कंसेप्चुअल वर्ल्ड का मीनिंग हुआ कि हम उस चीज़ को, रियल वर्ल्ड को एक छोटे से रूप में दूसरे के सामने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कंसेप्ट लगाकर। जैसे हम अपना कोग्निशन, यानी कि अपना जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव माइंड है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, उस रियल वर्ल्ड को कंसेप्चुअल वर्ल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम रियल वर्ल्ड की सेम थिंग को सबके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हमें बच्चों को बहुत सारे ब्रिज के बारे में पढ़ाना है कि हमारा सस्पेंशन ब्रिज होता है, पूल ब्रिज होता है, हमारा रोप ब्रिज होता है, कि अलग अलग ब्रिज के बारे में बताना है। लेकिन हम, ये पॉसिबल नहीं है कि सभी स्कूल के बच्चों को हम सभी तरह के ब्रिज दिखाने के लिए लेके जाएं। तो उसके लिए क्या होता है, हम कंसेप्चुअल वर्ल्ड क्या करते हैं, कंसेप्चुअल वर्ल्ड रेडी करते हैं। उसमें क्या होगा कि हम जो हमारा रोप ब्रिज है, हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, जो हमारा हाइब्रिड ब्रिज होता है, उन सब ब्रिज को क्या करते हैं, एक छोटे रूप में क्या करते हैं, एक मॉडल के रूप में बना लेते हैं और बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल एनालिसिस। जो हमने मॉडल बनाया उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मॉडल को एनालिसिस करते हैं कि ये मॉडल क्या अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। अगर ये मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट करेगा उस चीज़ के बारे में, और अगर अच्छे से वर्क प्रिडिक्ट कर रहा है तो हमारा क्या हुआ कि जो हमने बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया था, तो बच्चों के सामने क्या हुआ, उस रियल वर्ल्ड की एक अच्छी सी इमेज क्या हुई, प्रेजेंट हो गई, और बच्चे
अच्छे से समझ पाए कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग के हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट या सिस्टम, कि भाई हमें क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, वो हमारा क्या होगा, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल हो गया कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स और पैरामीटर्स यूज करने हैं। थर्ड हो गया हमारा मॉडल प्रिडिक्शन, कि जो हमने वेरिएबल और पैरामीटर लेकर जो इक्वेशन बनाई थी, कि वो जो हमारे मॉडल है वो मॉडल अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है, इफ़ वैलिड देन मॉडल इज एक्सेप्टेड, तब मॉडल क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है। गाइज जो हमने अभी प्रोसेस देखी है ना मैथमेटिकल मॉडलिंग की, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग को प्रिंसिपल एक बहुत छोटे से रूप में क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल और पैरामीटर हमारा क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल होता है। अगर आपसे पूछे कि थर्ड प्रिंसिपल क्या होता है, तब आपको पता है ना, मॉडल प्रिडिक्शन होता है। इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, देन योर आंसर इज ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम। एंड फोर्थ, इफ वैलिड देन मॉडल इज एक्सेप्टेड, अगर ये वैलिड है तब हम क्या कर देंगे, मॉडल को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। मॉडलिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम देखते हैं कि जो मॉडलिंग है इसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों इंक्लूड किया गया है। वहाँ पर हमने देख लिया था कि हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से मॉडलिंग हो सकती है। तो मॉडलिंग विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, की जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उनकी मॉडलिंग कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मॉडलिंग कर सकते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मॉडलिंग कर सकते हैं, कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की मॉडलिंग कर सकते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की क्या कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। गाइज ये 5 मॉडल होते हैं, मेनली 5 होते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में है, एग्जाम में सिर्फ 5th नंबर पे है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो कल हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या होता है, और हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इनके बारे में भी मैं आपको 2 से 3 मिनट में समझा दूंगी कि ये इस तरह की इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, और सिंपल हार्मोनिक मोशन और कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल हमारे एग्जाम का सेकंड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसे हम कल करेंगे। तो आपको जो हमारी क्लासेस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ये जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सभी क्लासेस की पीडीएफ, 60 डेज बैच की सभी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर गाइज आपको नहीं पता कि हमारा 200 थ्योरम्स का बैच कंप्लीट हो चुका है, तो आप चैनल के होम पेज पर जा सकते हैं, जिसमें 20 क्लासेज हो चुकी हैं, और जिसमें हमने शुरू के 10 क्लासेज में वो सारी थ्योरम्स की थी जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है, जैसे बोल-जानो थ्योरम, केले-मिल्टन थ्योरम, वो सब थ्योरम्स की है। और बाद के 10 क्लासेज में जो थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में आती है वो थ्योरम्स की है। आप थ्योरम के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और टीजीटी और पीजीटी के एमसीक्यू भी बन गए हैं, और जिसमें दोनों में 1500 एमसीक्यू है, जिसमें टीजीटी के एमसीक्यू बनाने के लिए 32 टॉपिक के एमसीक्यू बनाने के लिए 16 बुक का यूज़ किया गया है, और पीजीटी के एमसीक्यू बनाने के लिए लगभग 22 से 25 बुक्स का यूज़ किया गया है, और जिसमें 51 टॉपिक इंक्लूड हैं। आप वो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। टीजीटी के एमसीक्यू की कॉस्ट 99 रुपीज़ है, और जो हमारे पीजीटी के नोट्स की कॉस्ट है वो 149 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी परचेज कर सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। और हाँ, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो आपको बहुत जल्दी आपकी जो क्वेरी है उसको मैं रिजोल्व कर दूँगी। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।